रामवीर जी हमारे सामने हैं। देखा जाए तो इस समय देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां काम कर रही हैं। आप खुद एक राजनीतिक व्यक्ति रहे और आपका जीवन जो है एक राजनीतिक लोगों से भी प्रभावित रहा। ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि पीपल्स पार्टी बनाने की, आपकी अपनी पीपल्स पार्टी बनाने की? सबसे पहले तो इसी मुद्दे पे बात करेंगे। देखिए, राजनीतिक पार्टी हमने बहुजन की राजनीति से शुरुआत करी। हाँ। BS4 जब कांसीराम साहब ने बनाई थी, हाँ। तो हम लोग बचपन में DS4 के लिए मैंने काम किया। भूप सिंह मेहरा ने यहाँ से चुनाव लड़ा निगम का। 1982-83 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनका किताब का निशान था, एक ही आदमी एक स्कूटर पे प्रचार हुआ हमारा। तो उस टाइम से मैंने शुरुआत की थी। फिर साहब को लेकर आए, कांसीराम साहब को यहाँ। उस टाइम भी हम बच्चे थे, तो मेरे फादर ने यहाँ सारा कलेक्शन वगैरह करके, वो भी फोर्स में थे, तो उन्होंने पैसे इकट्ठे करके साहब को दिए चंदे के तौर पे। तो हमने शुरुआत इस तरीके से मैंने शुरुआत करी राजनीति की। और फिर BSP बनी 84 में, लगातार हम लोग काम करते रहे। साहब का इलेक्शन जो था, उसमें एक पूरे एरिया में सबसे पहला ऑफिस हमने खोला था बहुजन समाज पार्टी का। और ऊँट के निशान पे फिर मैंने कांसीराम साहब का मैं काउंटिंग एजेंट भी रहा हूँ जी। अच्छा, रामवीर उनके काउंटिंग एजेंट रहा 89 में। लगातार पार्टी के लिए काम करता रहा, BSP के लिए। रामवीर जी, देखा जाए कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक पार्टियां जो हैं एक रुतबा, एक शोहरत और अपने आप के ऊंचे मुकाम पे पहुंचाने के लिए काम करती हैं। लेकिन आपने अभी बताया है कि आपने कहीं ना कहीं जो है बहुजन समाज और उसकी पीड़ा या उसके दुख दर्द को आपने ध्यान में रखते हुए जो है आपकी अपनी पीपल्स पार्टी का निर्माण किया। तो इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, मैंने अभी आपको बताया कि हम तो प्रेरित है। हमारे जो प्रेरणा स्रोत है महात्मा ज्योतिबा फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, छत्रपति साहू जी महाराज, फिर कांसीराम साहब हैं। और बहन जी का भी जो संघर्ष है, वो ऐसा नहीं है कि वो संघर्ष, लेकिन बाद में अगर कोई आदमी अपना रास्ता भटक जाता है, जो बहुजन की राजनीति थी वो आज एक जन की राजनीति हो गई। अब उस राजनीति में हम लगातार कोशिश करते रहे कि किसी तरीके से बदलाव आए, ऊपर के लोगों में बदलाव आएगा, या नया कोई नेतृत्व जो नए लोगों को अलग अलग स्टेट में नेतृत्व दिया जाएगा, ताकि वो सही ढंग से उसको चला सकेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैंने दिल्ली में खुद, जब कांसीराम साहब के बाद अगर दिल्ली में किसी ने साइकिल चलाई तो वो मैंने चलाई है। मैंने एक दिन में 51 किलोमीटर की साइकिल चलाई दिल्ली में जी। और जिस समय धर्मवीर सिंह अशोक यहाँ पे प्रभारी थे, उस टाइम ये साइकिल और बाइक रैली, और मैंने यहाँ मिशन चलाया। मिशन 200, हमारे यहाँ 256 बूथ थे जी। तो मैंने चलाया मिशन 256। हर बूथ पे एक बूथ, एक यूथ, एक झंडा, ये मिशन मैंने चलाया। फिर हमने घरों को बढ़ा के 600 झंडे, पूरी विधानसभा में 600 घरों में झंडे लगाए हमने। सुबह 4 बजे हम साइकिल लेके निकलते थे। तो ऐसे संघर्ष के बाद सारा काम, बचपन में हमने 2-2 रुपए के कूपन भी काटे हैं, 3-3 रुपए के कूपन भी काटे। वो पहले पिंक कलर के कूपन आते थे, फिर स्काई ब्लू कलर के कूपन हुए। तो ये जो एक समाज में जो हम लोग बिल्कुल निचले स्तर पे संघर्ष कर रहे हैं, उस सारी लड़ाई से प्रेरणा लेके हमने काम किया। और जब डिसीजन मेकर कोई डिसीजन ले ही ना पाए, अगर आपको राजनीतिक तौर पे राजनीति चलानी है तो जनता के बीच में काम करना पड़ेगा। हम सिद्धांतों की राजनीति, सिद्धांतों पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन मैं दूसरा पहलू आपको बताता हूँ। समता सैनिक दल बाबा साहब ने बनाया RSS से 1 साल पहले जी। और RSS 1 साल बाद बनी जी। उस समय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जब समता सैनिक दल बनाया, तो एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी बन चुके थे। एक सोशल रिफॉर्मर के तौर पे, एक फाइटर के तौर पे वो स्थापित थे बाबा साहब। लेकिन RSS के जो वो थे बनाने वाले, केशव बल्लीराम हेडगेवर, उनको कोई नहीं जानता था। आज उनका संगठन पूरे देश पे सत्ता में काबिज कर चुके हैं। और हमारा वो संगठन जो बाबा साहब ने बनाया था, वो उनकी चुनी हुई सरकार से अवार्ड लेने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं जी। आपने देखा जी। ये जो AR जोशी है, वो बड़ा प्रचार करते हुए फिर रहे हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के मिशन को हमें वो मिला है, अम्बेडकर अवार्ड मिला है। तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि वो सत्ता में चले गए और तुम संगठन को भी नहीं चला पाए।
तो ऐसी परिस्थिति पैदा हुई और आप उस मूवमेंट की बात करते हैं, कहते हैं बहुजन राजनीति की। आज बहुजन राजनीति है कहाँ? जो मनुवादी लोग थे, जो आरएसएस थी, उसने हमारी बहुजन को एक जन में बदल दिया। जी जी, बहुजन को एक जन में बदल दिया। आज अकेली बहन जी, आप बताओ आपके पास कौन से समाज का नेता है? अच्छा रणबीर जी, मैं आपको रोकते हुए मैं जी यहाँ थोड़ा सा चेंज कर देते हैं बात को। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी पे आ जाते हैं। आपकी अपनी पीपल्स पार्टी देखा जाए तो दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तकरीबन कहीं ना कहीं कई राज्यों में आप अपना जो है बीज रोपित कर चुकी है। बिल्कुल। कहाँ तक हम पहुंचे हैं आपने अपनी पीपल्स पार्टी? देखिए, हमने लगभग सारे देश में 2019 में जी 57 लोकसभा सीटों पे हमने चुनाव लड़ा है। जी, पूरे देश में हमने चुनाव लड़ा है, जिसमें बिहार में भी चुनाव लड़ा, महाराष्ट्र में भी, उत्तर प्रदेश की 15 लोकसभा सीटों पर हमने चुनाव लड़ा है और हमारे अच्छा रिस्पॉन्स आया है। दिल्ली की 6 सीटों पे 7 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे थे। एक हमारा नॉमिनेशन कैंसिल हो गया था नॉर्थ वेस्ट का, लेकिन बाकी सीटों पे हमारी 5वीं और 4थी पोजीशन रही है जी, दिल्ली में भी। तो पार्टी पूरे देश में, और मैं आपको भरोसे के साथ और अपने विश्वास के साथ और देश की जिन महापुरुषों से हमने प्रेरणा ली है संघर्ष की, उनकी बात कर रखते हुए ये बात बताता हूँ कि हमारा हौसला, कितनी भी बड़ी चट्टान आ जाए, हमारा हौसला नहीं टूटेगा। अगर बाबा साहब अकेले संघर्ष करके इस देश के करोड़ों लोगों को मुक्ति दिला सकते हैं, तो हम संघर्ष क्यों नहीं कर सकते? अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल भारतीय जनता पार्टी को देता हूँ जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ जब पहले अध्यक्ष रहे अमित शाह, तो उन्होंने कहा कि राम मंदिर हमारा मुद्दा तब से है जब हमारा एक भी निगम पार्षद जीत के नहीं आता था। जी ठीक है, तो हम आपके सामने ये बात कह रहे हैं। मैं इस देश के सामने अपने पूरे पिछड़े दलित समाज और नौजवान बच्चों के सामने ये बात दावे के साथ रखता हूँ कि जो मेरा जीवन है वो इस मिशन मूवमेंट पे लगेगा और हम कास्ट एबोलिशन एक्ट इस देश में लेके आएंगे। आज हम ये संघर्ष जारी रहेगा, हम नहीं तो कोई और संघर्ष करेगा, नौजवान बच्चे संघर्ष करेंगे। जैसे कि बाबा साहब ने कहा कि अगर आपने किसी की गुलामी मांग ली तो आपकी आने वाली नस्लें गुलाम होंगी, और अगर आपने संघर्ष किया और आपका उसमें मौत होगी तो आपकी मौत का बदला आपकी आने वाली पीढ़ियां लेंगी। जी। तो ये जो कास्ट एबोलिशन एक्ट है, जब बाबा साहब एनहिलेशन ऑफ कास्ट की बात करते हैं, तो इस देश में जो हमारे नुमाइंदे हैं, जो संसद में जा रहे हैं, विधानसभा में जा रहे हैं, कास्ट एबोलिशन पे बात क्यों नहीं करते? जब हम वी दी पीपल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम भारत के लोग, तो हम ऐसा लगता है कि हम भारत के लोग हैं। आज हमारी एजुकेशन छीन ली गई है, रिजर्वेशन को दूसरा रूप दे दिया, रिजर्वेशन को बता दिया कि इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स, रिजर्वेशन इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिप्राइव्ड क्लास, कि डिप्राइव्ड क्लास जो है उसकी वॉइस संस्थाओं में पहुंचे, पार्लियामेंट में पहुंचे। ये रिप्रेजेंटेशन था, एडिकेट रिप्रेजेंटेशन, जो कि पूना पैक्ट की वजह से गांधी ने छीना, तो ये रिजर्वेशन हमें मिला। अब पूना पैक्ट में गांधी ने हमें छीन लिया, और उसके बाद फिर कांसीराम साहब ने तो लिखा है, इसी पे लिखा है कांसीराम साहब ने कि चमचा एज, जो आज हमारे नुमाइंदे हैं वो चमचा एज में चले गए हैं। वो सारे पार्टियों के चमचे बन गए, वो सिर्फ यस मैन बन गए, वो आवाज समाज की नहीं उठा रहे हैं। अब बसपा की बात हम करें, बसपा ने ये बताइए कि पिछला चुनाव था गुजरात का, हमें कांसीराम साहब ने कहा कि जब कांग्रेस खत्म हो जाएगी तो बसपा का उदय होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के साथ साथ तो बसपा भी खत्म होगी जी। आज उन्होंने कहा कि भाजपा को खत्म करना बहुत आसान है, ये बात कांसीराम साहब ने कही। मन से कहा करते थे, मन से भी कहते थे। आज ऐसा लग रहा है कि भाजपा की गोद में हमारा पूरा नेतृत्व सो गया। जब भी बात करता है हम इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े। आपने कांसीराम साहब ने बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से समझौता किया, अपने जीवन काल में बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों से समझौता किया। वो देवीलाल के मंच में भी गए जी, जिसका इतना बड़ा विरोध हुआ। जब मंडल कमीशन की राजनीति चल रही थी, जब देवीलाल के मंच में गए तो हमारे जितने भी दलित थिंकर थे सबने उसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये क्या कर दिया। तो कांसीराम साहब ने कहा कि जिनके खेतों में तुम जाकर रोज पिटते हो, जो अजगर है, उन्होंने अजगर की बात की ना, कि अहिर, जाट, गुजर, राजपूत, ये अजगर
जो था उस अजगर को फाड़ने का मैं काम कर रहा हूँ। ये कांसीराम साहब ने कहा था और उन्होंने किया कि अलग उनको अलग किया, इसीलिए मंडल कमीशन के लिए साहब ने कहा कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो जी। इस कार्यक्रम में हम शामिल हुए, हमने लगातार प्रदर्शन किया। मैं जिस कार्यक्रम को देख रहा था वो सिविल लाइन थाने के सामने एक बस स्टैंड है, वहाँ पे हम कार्यक्रम करते थे, डेली का हमारा रूटीन। अच्छा, रामवीर सिंह जी, मानवर कांसीराम साहब तो बीजेपी के मंच पे भी गए थे, नरेगा के अंदर 3 बिहारियों को नाम लिया था, कहा भाई इसको लाल भाई तिवारी को इस बार जिता दो। जी जी, तो हमने वही तो कहा कि कासनी बीजेपी के मंच पे गए कांसीराम साहब, तो कांसीराम साहब ने कहा कि जहां मेरे समाज में भला होगा तो मैं अपने समाज के लिए आगे बढ़ूंगा। आज ये बताइए कि जो बीएसपी का जो नेतृत्व है उससे समाज का रिजर्वेशन सही मायने में इफेक्टिव तौर पे लागू हुआ। बहन जी राज्यसभा से रिजाइन देकर जोश में चली गई है, तो उन्होंने कितने राज्यसभा में अपने लोग भेज दिए बाद में। आपका एमएलए सारे खत्म हो गए, एक एमएलए जीत गया, क्या आप तो रिजर्व सीट से भी नहीं जीत पा रही हैं। अच्छा रामवीर जी, एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल हो रहा है मेरा आखिर में, क्या इस देश के अंदर जिस तरीके से हाई एजुकेशन में आरक्षण खत्म कर दिया गया, नौकरियों में आरक्षण खत्म कर दिया गया, तमाम जगह सरकारी संस्थान में आरक्षण खत्म कर दिया गया, क्या राजनीतिक आरक्षण भी खत्म होना चाहिए जिसके माध्यम से 131 पार्लियामेंट मेंबर जीत के आते हैं? ये आपका जो सवाल है ये कुछ लोगों के लिए तो फायदा हो सकता है इससे, लेकिन पूरे देश की जो आबादी है जिसको हम 85% आबादी करते हैं जी, उसको नुकसान करने का आपको लगता है? ये जो मनुवादी लोग हैं, ये जो मनुवादी लोग हैं, अगर ये रिप्रेजेंटेशन भी खत्म हो, आज जो आपके घर पे आके आपके पैर छू रहे हैं या कल आपके अधिकार की बात हो रही है, तो ये तो खत्म हो, पहली बात तो ये खत्म हो जाएगी। दूसरा, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, रमेश पोखरियाल निशंक ने जब इंट्रोड्यूस की पार्लियामेंट में एचआरडी मिनिस्टर के तौर पे, हमने कहा उसी दिन उसका विरोध होना था, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहीं भी रिजर्वेशन वर्ड आया ही नहीं है। और जब ये सवाल उठाया गया संसद में, बाद में किसी ने रेज किया, तो उन्होंने कहा कि रिजर्वेशन तो एजेंडी चलता रहेगा, हमें बस ये शब्द ही हमने नहीं डाला रिजर्वेशन। आपको गुमराह कर दिया गया। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का विरोध ही नहीं किया किसी ने, और हम आज भी विरोध नहीं कर रहे हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का मतलब है कि दलित, गरीब और पिछड़ों की एजुकेशन को छीनने का एक फरमान, और उस फरमान का विरोध नहीं किया गया। तो आप जो बात करते हैं, आज ये गरीब के घर में जाके खाना खाने की जो बात करते हैं ना, ये जो दलित पिछड़ों की कभी कभार अखबारों में बात आती है, अगर आपने ये पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करने की बात कर दी तो वो भी आपका खत्म हो जाएगा। अभी संघर्ष पॉलिटिकल, अगर चेतना उस लेवल पे नहीं आई है जितना होनी चाहिए। पॉलिटिकल रिजर्वेशन खत्म करने की हम इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि वो 131 जो सांसद हैं वो कहीं ना कहीं गूंगे बहरे और उनके मुंह में दही जमी रहती है जब इस शोषित पीड़ित वंचित समाज पे अत्याचार होता है। हमने इसके लिए कार्यक्रम, मैंने बीएसपी में एक कार्यक्रम दिया, नहीं माने लोग, हमने अपनी पार्टी का कार्यक्रम दिया, हम अभी चला रहे हैं उस कार्यक्रम को, जल्दी उस कार्यक्रम को हम शुरू कर रहे हैं। मैं इस देश के सारे रिजर्व के जितने भी एमपी एमएलए हैं, सबसे पहले हम दिल्ली से शुरुआत करेंगे। हर एमएलए को चमचा एज, चूड़ी और टेप भेंट करेंगे। हम उनको टेप भेंट करेंगे, मुंह पे टेप लगाने वाली, कि आप गूंगे बहरे हो, आप किसी पार्टी के गुलाम हो, और चमचा एज हम उनको भेंट करेंगे ताकि इनकी चेतना को जगाया जा सके। और ये समाज की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे गूंगे बहरे लोगों को चुनवा कर ना भेजे, क्योंकि हम जिन सीटों पे अपर कास्ट, हमारी रिजर्व सीटों पे अपर कास्ट डिसाइडिंग फैक्टर है, तो हम लोग अपर कास्ट के लोगों की सीटों पे डिसाइडिंग फैक्टर हैं। हमें अपने लोगों को उस ढंग से तैयार करना चाहिए, उतारना चाहिए। चलिए, आप जो है आपकी अपनी पीपल्स पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आखिर में चलते चलते देश और दुनिया के लोगों को, खास करके इस देश के युवाओं को, जो वर्तमान सरकार ने करोड़ों लोग जो बेरोजगार कर दिए, उनके लिए कुछ ऐसा संदेश हो तो आप? देखिए, हमारा बिल्कुल स्पष्ट संदेश है इस देश में। ये जो गुमराह करने की राजनीति है भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जो अन्ना के आंदोलन से शुरू की गई, पिछले 10 साल में जो आरएसएस का एजेंडा था कि ये बदनाम करने की राजनीति, और ये जो बदनाम किए जा रहे हैं, आप बड़ा ध्यान से देखेंगे तो जिन लोगों के यहाँ रेड पड़ती है, ये दबे कुचले समाज के जो लोग हैं या जो ओबीसी के लोग हैं,
ज़्यादातर उनको टारगेट किया गया है इस देश में और ज़्यादातर उनकी लीडरशिप को ख़त्म किया गया है। अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें या ओम प्रकाश चौटाला की बात करें, ऐसे तमाम, या बहन जी की ताज घोटाले की बात, ताज प्रकरण में बात करें, तो इस देश में एक साजिश चल रही है कि ये जो मूवमेंट है, दलित और पिछड़े की जो मूवमेंट है, एसटी की जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को भ्रष्टाचार के मुद्दे पे बदनाम कर दिया जाए, इसको चलने ना दिया जाए, ये साजिश है। तो इस देश के नौजवानों को अगर बराबरी का हक चाहिए तो हम बार बार अपील करते हैं कि हम कास्ट एबोलिशन एक्ट की बात करते हैं। आप कास्ट एबोलिशन एक्ट लेकर आओ, बिखरा हुआ संघर्ष नहीं, यूनाइट करके संघर्ष। बाबा साहब ने तो कहा कि आप इकट्ठे हो जाओ, पर जातियों में बिखर के, जातियों में बट के हम इकट्ठे नहीं हो सकते। इसलिए हमारे संघर्ष को जातियां खत्म करके, जो नौजवान बच्चे दूसरी जातियों में शादी करते हैं उनके लिए हंगामा कर रखा है इन्होंने, उनके कत्ल हो जाते हैं। तो ये सारी व्यवस्था का परिवर्तन का नाम ही आपके अपनी पार्टी पीपल्स है, जो जातिवाद को खत्म करके इस देश में एक नया सिस्टम लेके आए। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.